राजनीति शास्त्र खंड ब पाठ संख्या 4 पर चर्चा करेंगे। नाम होगा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की वैकल्पिक केंद्र। पाठ 4 है आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आर्थिक मतलब रुपया पैसा, धन दौलत, समृद्धि। राजनीतिक मतलब शासन। आप सब इस बात से भली भांति परिचित है। राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। मतलब राजनीति का मूल विषय क्या है? और राजनीति है क्या? तो सत्ता के लिए संघर्ष। और सत्ता का मतलब होता है पावर, ऐश्वर्य, समृद्धि और शक्ति। जिसके हाथ में सत्ता चली जाती है या सत्ता आ जाती है और हर कार्य को करने में सक्षम हो जाता है और उसकी गलती को भी देखा नहीं जाता है। ऋषि मनीषियों ने लिखा है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में भी लिखा है, सामर्थवान कछु दोष गोसाई। अर्थात जो व्यक्ति सामर्थवान होते हैं उनके दोष को, उनके अवगुण को देखा नहीं जाता है। आपके अंदर कितना भी बड़ा गुण क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके हाथ में पावर नहीं है तो गुण को लोग ना देखकर केवल और केवल आपके अवगुण को देखता है। लेकिन यदि आपके हाथ में पद है, पावर है, पैसा है, तो आपके द्वारा किए जा रहे अवगुण पर कोई ध्यान नहीं देगा और सारा गुण पर ही ध्यान देगा। 99 बुराई किया, एक अच्छाई किया, 99 बुराई को भूल जाता है और एक अच्छाई को याद रखता है। इसलिए राजनीति सत्ता का विज्ञान है और राजनीति सत्ता के लिए ही संघर्ष। व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति है क्या? तो सत्ता के लिए क्या है? संघर्ष है। जैसे आप भौतिक विज्ञान में आग का अध्ययन करते हो, रसायन विज्ञान में तत्व, एलिमेंट के बारे में जानते हो, अर्थशास्त्र में रुपया पैसा के बारे में अध्ययन करते हो, इतिहास में अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार राजनीति में हम सत्ता के बारे में करते हैं। मतलब राजनीति शास्त्र सत्ता का विज्ञान है। लेकिन इस सत्ता के बल पर ही, ताकत के बल पर ही, आपको 11वीं क्लास में हमने पढ़ाया होगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जिसके नाम पर जुलाई महीना के नाम पर है, रोमन साम्राज्य का एक शासक था। अपने ताकत के बल पर ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों पर अपना वर्चस्व कायम किया था। पुराने बातों को भूल जाएं। बहुत लोग जूलियस सीजर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना होगा। सिकंदर का नाम कौन नहीं जानता है? ताकत के बल पर ही सिकंदर
का नाम हम लोग विश्व विजेता, संपूर्ण संसार को जीतने वाले के रूप में करते हैं। गलत है सही? लेकिन एक बात आप भली भांति याद कर लेंगे कि हमने 2 दिन पहले ही कहा था, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि सब दिन एक समान नहीं होता है। नहीं, 2 सेकंड पहले की कहानी है, 2 मिनट पहले की। आप लोग पूरा आते थे साइकिल सटा के लगा देते थे। हमने सबको कहा कि वो गेट पर साइकिल मत लगाओ, थोड़ा आने जाने में परेशानी होती है। प्रकृति ने ऐसा किया, क्या जी, आपको मजबूर कर दिया, या तो पीछे लगाओ नहीं तो उधर लगाओ। इसमें ना हमारी कुछ चल सकती है और ना आप लोगों की चल सकती है। गलती किसे चल सकती है? नहीं। तो सत्ता के लिए संघर्ष है, राजनीति शास्त्र सत्ता का संघर्ष है, और ताकत के बल पर ही जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य में अपने नाम को बरकरार रखा। ताकत के बल पर ही सिकंदर विश्व विजेता के रूप में क्या हुआ है? विख्यात हुआ है। लेकिन एक आता है कि सत्ता का उतार चढ़ाव, सत्ता का उतार चढ़ाव मतलब हमने अभी आपको कहा कि सत्ता कभी एक केंद्र में नहीं रहती है। क्या जी? एक बच्चा बताओ कि सर हमारे गांव में एक ही आदमी खानदानी धनिक 5 खानदान से चलते आ रहा है। नहीं, संभव है नहीं। कोई कह सकता? नहीं चल सकता है। जितना था उसके बाद पैसा पावर सब घट रहा होगा, और उसका एक विकल्प, उसको टक्कर देने वाला कोई नया पैदा हो रहा होगा। भले भी बराबरी में ना आया है, लेकिन 19-20 का अंतर जरूर होगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सत्ता का उतार चढ़ाव होते रहता है, ताकत का उतार चढ़ाव होते रहता है। हमने बचपन में सुना, हमने उनको देखा नहीं, हमारे दादाजी कहा करते थे कि एक व्यक्ति था जो शिवहर से सीतामढ़ी आता। यह कहानी 1970 से पहले की है। दादाजी हमारे के हैं, अगर यहाँ आना है तो आदमी को भेज देता, रोड पर खड़ा करा देता कि फलाने बाबू को सीतामढ़ी जाना है, बस को रोक के रखना है। स्नान करेगा, खाएगा, थोड़ा देर 10 मिनट आराम करेगा, फिर कपड़ा पहनेगा, फिर आएगा। बस में जो यात्री बैठे उसकी औकात नहीं बोल देने का। अब बस वाला बढ़ा दिया तो कल से बस नहीं रहेगी वहां चलने। नहीं, कितनी तानाशाही किया, लेकिन अति श्रवर्त वर्ज्यते। एक किसी कमजोर आदमी को कहा काम करो, काम नहीं किया, बांध के बहुत मारा। 2 दिन बाद वही अपने खेत को घूमने जा रहे थे, चारों भाई घेर लिया, जो खेत में उसको मार दिया। क्या मतलब है कि हर दिन एक समान नहीं होता है। आपके डर से एरिया डरता है, लेकिन कभी आपका ऐसा भी समय आ सकता है जो आपका अस्तित्व, एक साधारण हाथी चींटी को मसल देता है, कुचल देता है, लेकिन कभी चींटी हाथी के कान या सूंड में घुस जाए तो हाथी को अपनी औकात याद दिला देता है। बार बार बोलता हूं, अपने पैसा का, अपने शक्ति का और अपने सौंदर्य का घमंड नहीं करो। उसका दुरुपयोग मत करो, उसका क्या करो? सदुपयोग करो। याद रखेंगे, सत्ता एक केंद्र पर नहीं होता है। क्या कहा हमने? सत्ता एक केंद्र पर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, सत्ता जो है एक प्रकार का छलावा है। गलती की सही? ये तुम कह नहीं सकते कि आज मैं हूं तो मैं ही रहूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। मेरा आज नाम है, नाम तो वही रहेगा,
लेकिन जितनी प्रसिद्धि है, कोई नया आएगा और हमारे प्रसिद्धि को मिटा सकता है, कम कर सकता है। भ्रम में नहीं रहे कि एको हम दूजो नास्ते, नहीं, मैं हूं लेकिन दूसरा भी हो सकता है। आने वाला मनीषी मेरा चेला ही हमारा टक्कर देता है। द्रोणाचार्य को उनको पराजित किया, उनका शिष्य ही किया ना, अर्जुन तो जो भी किया हो। परशुराम को उनका शिष्य देवव्रत ही हराया था, लेकिन वहां भी परशुराम खुश थे, चलो कि हमारा शिष्य हमारा विद्या तो काम किया ना, कि हम पर ही भारी पड़ गया। वहां गुरु को कष्ट नहीं होता कि चलो मेरा ही हिस्सा है ना, मेरे ही द्वारा दिया गया ज्ञान है कि आगे निकल गया ना। हम दूसरा पराजित करता तो कष्ट होता। तो मेरा हुआ कि सत्ता क्या एक छलावा है। अब जानते हैं कि एक समय था कि 3 महाद्वीपों पर रोमन साम्राज्य का दबदबा था, याद है कि नहीं? रोमन साम्राज्य का दबदबा गया, फिर ईरानी साम्राज्य आया कि नहीं आया? एक समय था कि कभी जर्मनी का दबदबा था संपूर्ण विश्व पर। रोमन साम्राज्य का था तो पैक्स रोमोना कहा जाता था, ईरानी साम्राज्य का था तो पैक्स ईरानी कहा जाता था, जर्मनी का था तो पैक्स ट्यूनिसिया कहा जाता था, या ट्यूनिसिया के हाथों शांति कहा जाता था। और इंग्लैंड के बारे में तो सब कहानी जन्मे किया है कि कहा जाता था कि इंग्लैंड के राज्य में कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था, सूरज कभी डूबता ही नहीं था। लेकिन आज जान ही रहे हैं, इंग्लैंड को डूबते हुए सूरज का देश कहा जा रहा है। गलत या सही? 1945 का समय आया, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं कि 1945 में संपूर्ण विश्व हर बार एक था। इंग्लैंड का प्रभुत्व गया 1945 में विश्व से। विश्व में 2 ताकतवर उभर कर आया, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस। तो 1945 के बाद अमेरिका के हाथों शांति और सोवियत रूस के हाथों शांति कहा जाता था। 1945 से 1991 ईस्वी तक संपूर्ण विश्व में वही होता था जो या तो अमेरिका चाहता था या कौन चाहता था? रूस चाहता था। बदलती आ रहा है ना। और यह भी आपको पता है कि 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के वर्चस्व में क्या आ गई? कमी आ गई। और सोवियत रूस के वर्चस्व में कमी आ गई और 1991 में संपूर्ण विश्व में अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। मतलब तब इसको अमेरिका के हाथों शांति कहा जाने लगा। जब संपूर्ण विश्व 2 राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों में बटा हुआ था तो उसे 2 ध्रुवीय विश्व कहा गया। और 1991 ईस्वी में 2 ध्रुवीय विश्व का क्या होता है? अंत हो जाता है और संपूर्ण विश्व पर अमेरिका का दबदबा कायम हो जाता है, जिसे एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। मतलब 2 ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1900 और 2 ध्रुवीय विश्व का अंत, और 1991 में ही एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। लेकिन याद रखेंगे कि आज अमेरिका का भी वर्चस्व नहीं है। आज न एक ध्रुवीय विश्व है न 2 ध्रुवीय विश्व है। आज अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें, एक समय था जब एक ध्रुवीय विश्व था, फिर एक समय था 2 ध्रुवीय हो गया। आज क्या है? बहुध्रुवीय हो गया है। एक ध्रुवीय का समय गया, 2 ध्रुवीय का समय, और आज क्या हो रहा है? बहुध्रुवीय। कहोगे सर बहुध्रुवीय क्या है? तो विश्व में राजनीति का केंद्र, आर्थिक शक्ति का केंद्र 1 या 2 न होकर अनेक भागों में बट गया। वैसी स्थिति जब संपूर्ण विश्व में राजनीति के अनेक सारे केंद्र हो, शक्ति के अनेक सारे केंद्र हो। एक समय था जब एक केंद्र था, उससे पहले 2 केंद्र था, लेकिन आज राजनीति के अनेक सारे केंद्र हो गए हैं
ऐसी स्थिति को हम बहुध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर हमने इन सारी बातों से एक ही बात सीख मिला कि सत्ता के केंद्र बनते व बिगड़ते रहते। गलत है सही? सत्ता के जो केंद्र हैं वो क्या होते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। आज कोई पावरफुल है, कोई ताकतवर है, तो कल दूसरा हो जाएगा, अगले कल कोई तीसरा हो जाएगा। हमने अपने इस लगभग 40 वर्षों के ही जीवन काल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण को देख लिया है। उम्मीद है आप लोग भी 15 से 20 वर्षों के बीच के उम्र वाले हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा या देख रहे होंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सत्ता के केंद्र बनते और इसलिए समस्या आए तो समस्या से घबराओ नहीं, समस्या का डटकर मुकाबला करो। किसी विद्वान ने लिखा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछ ले बता तेरी रजा क्या है। अब ये नहीं कि हर दिन मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, किताब को सामने रख के अगरबत्ती दिखाएंगे पूरा ज्ञान घुस जाओ, नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात। खूब कर्म करो, कर्म इतना करो कि तुम्हें लक्ष्य तक जाना का लक्ष्य ही तुम्हारे पास आ जाए। गलत कि सही? महाभारत में आपने देखा होगा, नहीं देखा? द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, सारे लोग क्या थे, परेशान थे, कौन? लेकिन किसी न किसी रूप में कौन पहुंच गया? अर्जुन पहुंच गया। मौका मिला, क्या तो उसने अच्छा कर्म किया था, उसके हाथ क्या थे, कुशलता थी उसके अंदर, मौका मिला, क्या हो गया? आगे निकल गया। तो आइए, सत्ता के केंद्र बनते और बिगड़ते रहते हैं। यह बात सिद्ध हुआ कि उन्हें एक समय था जब रोमन साम्राज्य के हाथों में संपूर्ण विश्व की सत्ता थी, फिर ईरानी साम्राज्य में आया, फिर जर्मनी के हाथ में आया, फिर इंग्लैंड के हाथ में आया, 1945 में अमेरिका और सोवियत रूस के हाथ में आया, और 1991 से पुनः रूस का वर्चस्व घट गया और अमेरिका के हाथ में दबदबा कायम रहा। गलत कि सही? उन्नीस 1945 में जब दो ध्रुवीय विश्व आया तो सबसे ताकतवर था सोवियत रूस। क्या ताकतवर था? सोवियत रूस इस समय। और सोवियत रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में लेनिन व स्टालिन ने किया था। और सोवियत गुट से अलग होने वाला विश्व का पहला देश 1948 में कौन था? सोवियत गुट से अलग होने वाला पहला देश कौन था? यूगोस्लाविया। और सोवियत गुट से अलग होकर इस यूगोस्लाविया के एक नेता थे, कौन? टिटो। मार्शल टिटो। गलती कि सही? मार्शल टिटो थे, अलग हो गया और कहा कि नहीं, हम अमेरिका के पूंजीवादी गुट में भी अपने को शामिल नहीं करेंगे और सोवियत रूस के साम्यवादी गुट में भी अपने आप को शामिल नहीं रखेंगे, बल्कि दोनों ही गुट से अलग एक अपनी नई विचारधारा का निर्माण करेंगे। उसका नाम क्या होगा? गुट निरपेक्षता। तीसरी विचारधारा रही है ना, तो दो से अधिक होगा तो बहुध्रुवीय पर चलना शुरू हो गया। तो मेरा कहना है यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने कहा कि हम पूंजीवाद का सपोर्ट करेंगे ना साम्यवाद का सपोर्ट करेंगे, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप यहाँ गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या कर लिया? अपना लिया। भले ही आप जान रहे कि 1949 ईस्वी में माओ
मतलब माओ से तुंग सोवियत रूस के प्रभाव में आकर चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कर लिया। 1949 में माओ से तुंग किसके प्रभाव में आकर, सोवियत रूस के प्रभाव में अपनाकर आकर क्या कर लिया, साम्यवादी शासन की स्थापना कर लिया। लेकिन बहुत देर नहीं लगा, 1958 में ही चीन व सोवियत रूस में क्या हो गया, टकराव हो गया। क्या हो गया, टकराव हो गया, जिसे लाल शीत युद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि कम्युनिस्ट का झंडा लाल होता है नहीं। और यहाँ चीन भी साम्यवादी कम्युनिस्ट, रूस भी कम्युनिस्ट, दोनों एक था। 1958 में दोनों के विचारधारा में क्या हो गया, मतभेद आ गया। तो साम्यवादी आपस में लड़ने लगे तो क्या नाम दिया गया, लाल शीत युद्ध। मतलब रूस और चीन के बीच टकराव को क्या कहा गया, लाल शीत युद्ध का नाम दिया गया। और 1958 में ही सोवियत रूस से चीन क्या हो गया, अलग हो गया और सत्ता का एक अलग केंद्र निर्माण करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आपको बता दें 1961 की कहानी है। अल्बानिया एक देश है ना, और अल्बानिया 1961 में सोवियत गुट से क्या हो गया, और किस में मिल गया, चाइना में मिल गया। अल्बानिया 1961 में सोवियत गुट से क्या होता है, अलग हो जाता है और चीन में क्या होता है, मिल जाता है। इस सोवियत रूस के प्रभाव में थोड़ी सी यहां पर क्या आती है, कमी आती है। और आपको पता होगा कि अमेरिका और सोवियत रूस ने जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार खड़ा कर दिया था। उस दीवार को हम बर्लिन का दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्लिन का दीवार कहते हैं। और आप सबको पता है कि बर्लिन का दीवार 1961 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ, लेकिन जब जर्मनी के लोगों को लगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में हम क्या हो रहे हैं, कुचल रहे हैं, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमें एक अपनी अलग नीति बनानी होगी, अपनी एक अलग विचारधारा को अपनाना होगा। क्योंकि इंसान दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो खुद रास्ता बनाता है उस पर चलता है, बहुत आगे जाता है। लेकिन जो किसी के द्वारा बनाए गए रास्ता पर चलता है, कई बार सफलता तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन कई बार दलदल में फंस भी जाता है। गलत कहिएगा, हम ना मानेंगे इस बात को। जैसे नदी को पार करना हो, कोई जा रहा है, देखना कि हर दिन लोग इसी से होकर जाता है, हर दिन लोग इसी होकर जाता है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। बाढ़ का समय था, गाड़ी लेकर सब जा रहा, हम चल गए, बस 4 उंगली रास्ता मेरा से गाड़ी का हटा, हम गाड़ी सहित अंदर फंसने लगे। इतना बॉडी में ना फंस गया, गाड़ी को छुपा दिए, निकल गए। गाड़ी नहीं जाएगा, हम थोड़ी जाएंगे। बागमती नदी डूबा घाट पर, उस समय पुल नहीं बना हुआ था। हमने देखा कि सब जा रहा है, हमने हटाया, थोड़ा सा गाड़ी का साइड किया। लेकिन वही अगर हम गाड़ी को धीरे धीरे ले जाते, आगे वाला फंसता, पीछे वाला बचा रहता, हम दलदल में फंसते। तो पानी तैरना हो तो अकेला जाओगे तो वहां आगे धीरे से पैर बढ़ाओगे, डंडा से खोदोगे कि यहाँ मिट्टी मजबूत है या दलदल है। दलदल होगा तो पैर को क्या करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, मजबूत होगा सीधा के पैर को बढ़ा लेंगे। देर तो लगेगी, लेकिन जो खुद का रास्ता बनेगा सफलता मिलेगी, लेकिन जबरदस्त सफलता मिलेगी। चलो दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते नहीं पर अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए। गलत कि सही, विशेष करने वाले छात्रों से पूछ लो, वो किसी का नोट्स लेके नहीं पढ़ता, देख लेता एक बार, खुद अपना बनाने का प्रयास करता है, वही सफल होता है। क्योंकि अपना तरीका से बनाएगा तो उसे पता होगा ना हम कहाँ क्या लिखे हैं। किसी का सेकेंड हैंड बुक खरीद ले, रंगा है, वो क्या सोच कर रंगा है, उसके रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू या ब्लैक का इंडिकेशन क्या डाला है आप जानते हैं।
खुद का बनाओ ना, तुमको पता होगा ना लालका हम काहे रंगे हैं, ब्लू पेन से क्यों रंगे हैं, ब्लैक पेन से क्यों रंगे हैं, पीला पेन से क्यों रंगे हैं, ये तो आपका कोडिंग होगा ना। तो प्रश्न है कि दीवार तो बना दिया, लोगों में लगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच हम लोग कुचल रहे हैं, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई और 1989 में बर्लिन के दीवार को तोड़ दिया गया। याद रखिए, बर्लिन का दीवार अमेरिका और सोवियत संघ के वर्चस्व का प्रतीक था, ताकत का प्रतीक था। लेकिन जब जर्मनी के लोगों में एकता की बात आई तो 1990 ईस्वी में 89 में बर्लिन के दीवार को ढा दिया गया और 90 में पूरे भी हुआ पश्चिमी जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। गलत सही? तो यहां देखिए दो ध्रुवीय विश्व आई, लेकिन क्रमिक रूप से बारी बारी से अमेरिका के ताकत पर भी प्रहार किया जा रहा है और सोवियत रूस के ताकत पर भी क्या हो रहा है, प्रहार हो रहा है। मतलब इन दोनों के ताकत में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। दोनों देशों के पावर में कमी होना बहु ध्रुवीयता का क्या हो रहा है, घोतक। मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद से अलग एक नई व्यवस्था का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। गलत कि सही? आगे चर्चा करें। इसी में एक नया देश का उत्थान होता है, आर्थिक सत्ता के रूप में। कौन? चीन। आर्थिक सत्ता के रूप में हम चीन की यदि बात कर लें तो चीन एक साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला देश है और सभी जानते हैं कि चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी और चीनी क्रांति के नेता डॉक्टर कौन थे? सन यात सेन। गलत कि सही? चीन के बारे में एक व्यक्ति ने कहा था, हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट थे। हालांकि आगाह किया था दुनिया के लोगों को कि पूरब में एक दानव सो रहा है। तो 2019 में कोरोना लाएगा और विश्व की कई अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। कहा बहुत पहले, कोरोना नहीं, लेकिन आप जान लो वास्तविकता क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अमेरिका रूस सबको चिताया था, फ्रांस के शासक ने, कि पूरब में एक दानव सो रहा है, उसे सोता रहने दो। पूरब में एक दानव माने राक्षस सो रहा है। बहुत पहले भविष्यवाणी कर दिया गया है। इंसान नहीं है, दुमुहा सांप वाला राक्षसी है, ड्रैगन है, दो मुंह वाला है। किस मुंह से क्या बोलेगा, कब पलट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरब में एक दानव सो रहा है, उसे क्या रहने दो, सोता ही रहने दो। यदि वह जग गया संपूर्ण दुनिया को क्या कर देगा, हिला देगा। रही यही बात करिए रहा है। रहीम जी का एक दोहा हमें याद हो रहा है, सुना ही दे रहा हूं। चीन को उदाहरण लेके मैं पढ़ रहा हूं। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई। बड़े विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान के पुत्र, अकबर के नवरत्न, लिखा कि जो रहीम ओछो बढ़े, ओछ आदमी, नीच आदमी, जिसके पास कोई पहले पावर नहीं था, अचानक जब वो बढ़ता है आगे, समृद्धि को प्राप्त करता है, वही कहा कि जो रहीम ओछो बढ़े तो अति हितराई, वो बहुत दिखावा करेगा। देखो तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में, अगल बगल में कुछ भी नहीं था, अचानक उसके पास कुछ आने लगे। एक बार मैं कहीं जा रहा था,
कभी कभी पान खा लेता हूँ। पान के दुकान पर था, हमने पान बनाया, देखा कि टाइट जींस, कड़िया ऊपर टोपी, गांव था, बढ़िया बूट पहना, करे चश्मा लगे, ठंडा एक पे लिया, 500 दिया। गांव का दुकानदार, पहले सॉरी 1000 रुपया दिया। उस समय 1000 का नोट चलता था, 2016 के पहले की कहानी है। दुकानदार कहा कि रे तो गाँव के है, यहाँ तो 1000 रुपया कभी कभी आता है, खुदरा हम कहाँ से देंगे? तो क्या छुट्टे, बिहार के नाम, बिहार में छुट्टे नहीं मिलते गाली देके। आवाज सुन लिए, फलानमा के बेटा, रे बाप के नाम साग पाता, बेटा के नाम करोड़वा। बाप तो 1000 रुपया देखे जो कहीं कहता अंकल नमस्ते। रे कि दिल्ली 2 महीना रहा नहीं कि सीख लिया। देखे ना, पढ़ा लिखा इंसान अगर हो, दिल्ली नहीं विश्व के किसी भी कोने में चल जाएगा, अपने गांव में आएगा तो अपने गांव के कल्चर को ही लेके चलेगा। गलत नहीं बोल रहा हूं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, IAS अधिकारी से मिलो, हिंदी में बात करोगे हिंदी में बतियाएगा वो, अंग्रेजी में बात करो अंग्रेजी में, देहाती में बतियाओगे वह देहाती भाषा बोलता है, विद्वान है वो। गलत नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनमैच्योर्ड विद्वान लोग अधगर अगर छलकत जाए नहीं, 3 महीना दिल्ली जाएगा नहीं, कोलकाता जाएगा नहीं, बम्बे जाएगा नहीं, तेरे को मेरे को। तब रहीम जी गलत नहीं लिखे, बहुत पहले लिख दिए कि जो रहीम वो छो बढ़े तो अति ही इतराई, बड़ा दिखावा करेगा। प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। जैसे प्यादा सिपाही को फर्जी पदाधिकारी बना दो, बुझेगा कि हम प्रधानमंत्री हो गए। नहीं, अपना औकात भूल जाए कि मैं चौपरासी हूँ, यहाँ झाड़ू लगाने वाला हूँ, भूल जाएगा। क्या समझेगा वो? हाँ, प्रधानमंत्री बुझेगा। और सामने कैसा आदमी आ रहा है उसको भी वेट नहीं करेगा। वही बात चीन के साथ था। अचानक इतना ना समृद्धि को प्राप्त कर ले रहा है कि सामने वाला को बुझे नहीं रहा है कुछ, मानवता का मूल्य को ये समझ नहीं रहा है कि मानवीय मूल्य का हो गई तो कुकरा बिच्छू खाने वाला देश है। क्या पता कि चावल धान कैसे खाया जाता है। तो चीन ही ऐसा है जहां के लोग हर कुछ खाता है। ये तो आने वाले दिनों हमको लगता है नेथा नाली देगा, मलमूत्र का भी कुछ बनाएगा, उसको भी खाएगा। कहेगा यहाँ भी प्रोटीन मिल रहा है। प्लास्टिक का चावल बनाइए रहा है। हाँ, सांप गोजर सब खाता है। तो प्रश्न ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के बारे में कहा था कि पूरब में एक दानव सो रहा है, उसे सोता रहने दो, उसे भड़काओ मत, हरकाओ मत। यदि वह जग गया तो संपूर्ण दुनिया को हिला देगा। देखो आज जग चुका है, जागा है तो अन्य को नहीं, अमेरिका को चैलेंज दे रहा है। हम पड़ोसी तो हमको भी तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन भाग्यशाली है कि मोदी जी के रूप में टक्कर देने वाला मिला है। उससे भी हम ज्यादा भाग्यशाली है कि प्रकृति ने हमें एक ऐसा तटबंध बना दिया है कि इधर आने में उसको न कहता गांव में 13 दिव्य के तेल जल जाना, वो हो जाएगा। और दूसरा बात कि दुनिया का दूसरा हम अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, अब बनिया है, बनिया क्या लड़ेगा ग्राहक से? हम लोग तो बहुत विश्व का सबसे बड़ा ग्राहक हम लोग हैं, क्या जी? और जिसमें ग्राहक जग गया, जागो ग्राहक जागो, 48,000 करोड़ का बिजनेस चौपट कर देगा। हाँ, कहीं का भी हो, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो कि दुकानदार तुमको ठगे नहीं। चीन के लोगों को अफीम भक्षक भी कहा जाता है। 11 में पढ़ना था, चीन के लोगों को क्या कहते हैं? अफीम भक्षक, माने अफीम को खाने वाला। इतना खाया कि अफीम के नाम पर 2 बार वहां युद्ध चल गया, 1839 से 1842 तक। अफीम के नाम पर 2 बार हुआ, 1839 से 42 और दूसरा 1858 से 1800
2 बार अफीम युद्ध हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ और दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ? 1858 से 1862 के बीच तक चला था। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चीन आगे बढ़ रहा था, लेकिन देखा कि हम साम्यवादी व्यवस्था को अपनाएंगे तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। तो 1957 ईस्वी की कहानी है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कहा कि ना साम्यवाद के चक्कर में रहेंगे, जहां व्यक्ति को पावरें नहीं है, राज्य तय करती है कि व्यक्ति को क्या करना है। तो 1957 में एक महान छलांग लगाया। क्या जी? क्या लगाया? महान छलांग लगाया। ग्रेट लेप फॉरवर्ड, महान छलांग की नीति अपनाई। और 1966 में सर्वहारा वर्ग की क्रांति का नारा दे दिया। सबको अपने सामर्थ्य का, अपने पावर का सदुपयोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो क्या हो, आगे बढ़ो। अब सरकार के बलबूते नहीं रहो। बाबूजी 18 साल तक खिलाएगा, उस पर तुमको स्वयं स्वावलंबी बनना पड़ेगा। गलत की सही? और यह काम आगे चलकर माओ से तुम नहीं किया, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए माओ के नौजवान शिष्य, माओ के शिष्य जो नौजवान थे, उन्हें शिष्यों के समूह को लाल रक्षक, क्या कहा गया? लाल रक्षक, अंग्रेजी में रेड गार्ड्स के नाम से जानते हैं। तो लाल रक्षक नामक सेना किसने बनाई? माओ त्से-तुंग ने। और लाल रक्षक सेना कैसी सेना है? तो चीन में माओ त्से-तुंग के नौजवान शिष्यों के समूह को लाल रक्षक कहा जाता है। हमने कहा लेनिन के मरने के बाद स्टालिन प्रधानमंत्री बना था, और स्टालिन ने अपने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए आदेशित अर्थव्यवस्था में बदल दिया था। गलत की सही? आदेशित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का, निजी संसाधन का बलपूर्वक क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन चीन ने देखा कि नहीं, अब निजी संपत्ति का बलपूर्वक अपहरण करेंगे तो व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति की योग्यता क्या होगी? दब जाएगी। तो चीन ने भी अपने व्यवस्था में बदलाव किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लाने का प्रयास किया कि जिसमें सामर्थ्य है उसको आगे बढ़ने का क्या दिया जाए? मौका दिया जाए। माओ से-तुंग ने प्रारंभ में रूस के देखा देखी अपनी अर्थव्यवस्था को भी आदेशित अर्थव्यवस्था बनाया था। और कुछ विद्वानों ने कमेंट करके कहा, चावल से भरा लोहे का प्याला, चावल से भरा लोहे का कटोरा कह देते हैं, माने कटोरा भर चावल दिया। माओ से-तुंग ने जब आदेशित अर्थव्यवस्था को सोवियत रूस के देखा देखी अपनाया तो अपने देश की जनता को रोजगार दिया। ऐसा कोई लोग ही नहीं था जो बेरोजगार हो, लेकिन उसे उतना ही दिया कि जितना कि भात दाल तरकारी खा सके। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो कर्जे लेके करना पड़ेगा। नहीं, मतलब चावल से भरा हुआ लोहे का कटोरा दिया, लेकिन कटोरा इतना छोटा था कि उसमें ज्यादा सामान अट ही नहीं सकता था। चीन का विकास अवरुद्ध हो गया था। वही 1957 ने ग्रेट लेप की नीति अपनाई। 66 में सर्वहारा वर्ग की क्रांति, जिसको सांस्कृतिक क्रांति नाम दिया, और व्यवस्था आदेशित अर्थव्यवस्था को बदलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाया। तब नाम पड़ा चावल से भरा चटका लोहे का कटोरा। यहाँ केवल चावल से भरा लोहे का कटोरा था, माने सबको रोजगार मिला, लेकिन अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा सदुपयोग करने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन यहाँ चटका में टूटा हुआ, फूटा हुआ कटोरा दिया, लेकिन पेन क्या कर दिया? काट दिया।
नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया कि रखते रहो। 99 के चक्कर में लोगों को क्या कर दिया, परवा दिया, खाओ पियो कम। 99 को पूरे का 1 रुपया और मिला तो 100 टकिया हो जाएगा, इस पे सेव कर लो। ऐसा मौका दिया, परिणाम ये हुआ कि आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है कौन? और जहां चीन अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा था, वहीं यूरोप महादेश के देशों को, दक्षिण एशिया के देशों को, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को रूस और अमेरिका अपने प्रभाव में ला रहा था। और कुछ ऐसे देश थे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना करके अपने देश को प्रगति के मार्ग पर लाना चाहते थे। तो एक ध्रुवीय और 2 ध्रुवीय से हटकर विश्व के कुछ देश एक ग्रुप बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे थे। उसमें हम एक नाम चर्चा करेंगे, EU। आसियान, सार्क, और एक और चर्चा करूंगा मैं, ब्रिक्स, नौसैनिक संगठन। ये आर्थिक और राजनीतिक वैकल्पिक केंद्र है। ये सैनिक संगठन है। ये सैनिक संगठन नहीं है, क्षेत्रीय संगठन है। अमेरिका और रूस को टक्कर देने के लिए दुनिया के अल्पविकसित और विकासशील देशों ने पूंजीवादी और साम्यवादी गुट से अपने आप को बचाने के लिए यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ बनाया। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने आसियान की स्थापना कर लिया। तो दक्षिण एशिया के देशों ने साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशिया के देशों ने सार्क की स्थापना कर लिया। तो दुनिया में विकसित, विकासशील और अल्प विकसित 3 प्रकार के देश हैं। विकसित देशों के समूह को G7 कहते हैं, विकासशील देशों के संगठन को G20 कहते हैं, और अल्प विकसित देशों के संगठन को G77 कहते हैं। गलत कि सही? तो जो विकासशील देश हैं उनमें कुछ ऐसे देश हैं जिनका मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अतः हमें भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान किया जाए। जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का डिमांड करने वाले देश हैं, उन देशों के समूह का नाम क्या है? ब्रिक्स। B फॉर ब्राजील, R फॉर बिहार से ब्राजील, रसिया, इंडिया, हाँ, साउथ अफ्रीका, इन देशों का कहना है हमको दिया जाए। जापान भी इसमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इसको मिलना चाहिए। ये देख रहा है चारों को मिल जाएगा तो पीछे समूह हला करेंगे। तो प्रारंभ में तो अमेरिका रुकावट पैदा हो रहा था, पर अस्थायी सदस्य बनने में सबसे अधिक रुकावट कौन पैदा कर रहा है? चाइना। जबकि चीन 1971 में, वो अलग बात है, जब चीन 1971 में यूएनओ में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना तो इंडिया ने भयंकर सपोर्ट किया था। इंडिया के मन में यह था कि एशिया महादेश का एक भी देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। अगर चीन हो जाएगा तो रहेगा ना, अपने एशिया का है। लेकिन आज नहीं था। ताइवान स्थायी सदस्य था कहाँ कभी? सर देख लेते, कल के क्लास में देखें उसमें क्या होता है। तो इंडिया डिमांड कर उन देशों का ग्रुप का ये नाम है। अब इन सारे ग्रुप पर चर्चा कल के क्लास में होगी।